प्रिय देशवासियों, भारत का बजट 2023 और 24 सत्र के लिए कल पेश किया जा चुका है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं। आपको पता है कि पिछले साल यानी कि जो ईयर चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, उसमें भारत सरकार ने 18 लाख करोड़ की सरकारी संपत्ति बेची है। और उस सरकारी संपत्ति को दोबारा सरकारी संपत्ति बनाने में सिर्फ और सिर्फ 10 लाख करोड़ रुपए ही खर्च किए जा रहे हैं। तो बाकी के बचे हुए 8 लाख करोड़ रुपए, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है, वो पैसा जा कहाँ रहा है आखिरकार। तो हम लोग पूरे यूनियन बजट को 3 पार्ट्स में एनालिसिस करेंगे। आज पहला पार्ट है कि बेसिकली बजट में पैसा आता कहाँ से है और पैसा खर्च कहाँ पर कर रही है गवर्नमेंट। क्या इससे हमारा फ्यूचर किस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है, क्या ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, इसके खिलाफ क्या हम कर सकते हैं और कैसे कैसे गवर्नमेंट स्टेप ले रही है। सेकंड स्टेप में हम लोग बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च की है। उसका वीडियो आपको आज शाम तक ही मिल जाएगा, उसका भी डिटेल एनालिसिस के बाद। थर्ड वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस सेक्टर को कितना पैसा अलॉट हुआ है, एग्रीकल्चर को कितना हुआ, एजुकेशन को कितना कम पैसा अलॉट क्यों किया गया है, फाइनेंसिंग उसको डिफेंस को कितना दिया गया है, सबको हम लोग बात करेंगे। सबसे अधिक पैसा होम मिनिस्ट्री को दिया गया है या किस डिपार्टमेंट को दिया गया है, इन सबका हम लोग डिस्कशन थर्ड वीडियो में करेंगे। तीनों वीडियो को आप लोग पूरा डिटेल देखिएगा। थोड़े थोड़े बड़े वीडियोस होंगे लेकिन आपको पूरा डिटेल एनालिसिस हो जाएगा, क्योंकि मीडिया चैनल्स जो है ना, वो तो एकदम बिके हुए हैं। वो तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें आपको बता रहे हैं कि 7 लाख का स्लैब कर दिया गया है। अरे 7 लाख का स्लैब किया गया है, उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस हैं। आपको जीरो से, अगर आपके 7 लाख से 10 रुपए भी ज़्यादा हो गया तो सिर्फ आपका 0 से 3 लाख तक की ही छूट है। उसके बाद 3 से आपको 5 तक 5%, और फिर उसके अलावा अलग अलग टैक्सेस के स्लैब्स हैं। तो मीडिया हाउसेस आपको क्या बता रही है कि 7 प्रॉफिट हो गया, इस सेक्टर को इतना दे दो, इससे पैसा बहा रहे हैं। भाई ये भी तो बचाओ कि सरकारी संपत्ति आपने बेची है 18 लाख करोड़ रुपए की, जिसमें LIC शामिल है, इसमें भेल शामिल है, इसमें गेल शामिल है, इसमें एयर इंडिया शामिल है। और इसको दोबारा जब हम लोग देखिए, गवर्नमेंट पैसा कैसे कमाएगी जब उसके पास पैसा कमाने का कोई संसाधन रहेगा। पैसा कमाने का संसाधन क्या रहेगा? गवर्नमेंट के पास में जो इंडस्ट्री रहेगी वही तो उसको पैसा देगी। कोई प्राइवेट सेक्टर उसे सिर्फ टैक्स के रूप में पैसा देगा और कोई पैसा नहीं देने वाला। तो गवर्नमेंट क्यों प्राइवेट सेक्टर के लिए एकदम जूझ पड़ी है, और गवर्नमेंट सेक्टर जो उसे पैसा दे रहा है उसको ही तबाह करने पर तुली पड़ी है। 18 लाख करोड़ की संपत्ति बेचे आप, 10 लाख करोड़ की संपत्ति बना रहे, तो और पैसा गया कहाँ, किसके पास गया, या कहीं और पे फ्री में बांटा गया? तो देखिए, इसमें मेन फोकस है ना फ्री की पॉलिटिक्स। जो भी पार्टी कर रही है उनका आप बायकॉट करिए। आप कहिए देश का पैसा आप देश के विकास में लगाइए, हमारे लिए, हमारे जो उद्योग घराने हैं, धंधे हैं, इनको बढ़ाइए। आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो है मार्केट कैप के हिसाब से, वो एक सरकारी कंपनी है सऊदी अरेबिया की। आप लोग नाम पता होगा तो कमेंट करिएगा, नहीं तो आपको नाम भी बता देंगे। वो एक सरकारी कंपनी है। तो क्या सऊदी अरेबिया की सरकारी कंपनी सबसे अधिक बेनिफिशियल हो सकती है तो हमारे देश की नहीं हो सकती है? ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर वाले कर नहीं सकते। आप लोग एग्जाम्पल देखिए, HAL का एग्जाम्पल देखिए। जब राफेल की डील आई तो राफेल की डील को HAL से लेकर के किसी और को दे दिया गया। किसी लिए दिया गया इसे आपको बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद HAL ने क्या प्रोजेक्ट नहीं बनाया? तेजस आपको इतना बेहतरीन दिया, तरह तरह के विमान को अपडेट कर करके दे रहा है आपको HAL। लेकिन आपको क्या करना है? आपको कुछ लोगों को प्रॉफिट देना है, या ऐसा कुछ गवर्नमेंट का मकसद है क्या? तो बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट का मैक्सिमम पैसा कहाँ खर्च हो रहा है ये सीधे हम आपको बताते हैं। तो देखिए, सरकारी जो संपत्तियां बेची गई, इसका मैक्सिमम पैसा जो खर्च हो रहा है ना, बेसिकली ये फ्री की चीजें बांटने पर खर्च हो रहा है, टैक्स पे करने पर खर्च हो रहा है। अब गवर्नमेंट किसको टैक्स देती है? तो गवर्नमेंट के पास जो आय के साधन है, बेसिकली गवर्नमेंट जहां से कमाई करती है, वो कुछ लिमिटेड साधन है। उनके बारे में अभी हम लोग इसी वीडियो में थोड़ा से बाद में बात करेंगे। पहले आप समझिए कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है, और उसके अलावा टोटल रिसिप्ट्स क्या है। तो बेसिकली जो ये प्राप्तियां हो रही हैं, राजस्व की प्राप्तियां, पूंजी प्राप्तियां, ये इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपैरिजन चार्ट शो हो रहा है 21, 22, 22, 23 और 22, 23 के अलावा भी, और आपका 23 और 24 का। तो आप देख सकते हैं 26,32,281 करोड़ रुपए आपको रेवेन्यू से मिला है, जिसमें टैक्स रेवेन्यू हो गया और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों आ गए इसमें। इन सबका मिला करके आपको 26,32,281 करोड़ रुपए आपको अनुमानित है कि इतना मिल जाएगा। और इसके अलावा पूंजी प्राप्तियां हुआ, जैसे ऋणों की वसूली जो हुई, अन्य प्राप्तियां, उधार दिए हैं उसको आपको जो पैसा मिला, इन सब से
18,70,816 करोड़ रुपए की कमाई हुई। और इसी 18,70,816 करोड़ को अगर हम लोग तोड़े ना, तो इसी में LIC का बेचा गया पैसा भी है, एयर इंडिया को जो बेच के प्राप्त किया गया पैसा है वो भी है, और भी जितने गवर्नमेंट सेक्टर ने अपनी कंपनियों को सेल किया है उन सब का पैसा आया हुआ इसी से है। बोरोइंग या अदर लाइबिलिटीज में अन्य देयता से, अन्य प्राप्तियां जो हो गई, इन सब में वही पैसे हैं। आप समझिए आपका आपकी जो गवर्नमेंट सेक्टर बेच रही है, गवर्नमेंट हमारी यूनियन गवर्नमेंट, उनका पैसा किस कहाँ पर है, तो पूंजी प्राप्तियां जो है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती हैं जिनको एक बार ही सिर्फ कमाया जा सकता है। यानी कि अगर आप सोचिए, आप इमेजिन करिए कि LIC के शेयर अगर 49% है गवर्नमेंट के पास, उसने बेच दिया। रेलवे को बेचने जा ही रहे थे लेकिन अब नहीं लोग बेचेंगे 2 साल तक, इलेक्शन ईयर तक। LIC का 29% शेयर बेच दिया गवर्नमेंट ने, तो क्या दोबारा उस 29% पे गवर्नमेंट का कब्जा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। 29% तो गया प्राइवेट सेक्टर में ना, तो क्या गवर्नमेंट चाह करके भी उस 29% को दोबारा सेल कर सकती है? तो आप कहेंगे क्या मूर्ख बना रहे हो यार, 29% तो गवर्नमेंट ने बेच ही दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल वो आपका कैपिटल रिसिप्ट में ही आ जाएगा, जो एक बार जिससे हमको पैसा प्राप्त हो जाए, दोबारा कोई उम्मीद नहीं है उससे पैसा प्राप्त होने की। तो ऐसी कैपिटल रिसिप्ट है 18,70,816 करोड़ रुपए। और इसके अलावा रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो है 26,32,281 करोड़। रेवेन्यू रिसिप्ट में कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की कई द्वारा स्कीम्स चल रही हैं, इन सब पे जो पैसा दिया जा रहा है, स्टेट को पैसा दिया जा रहा है, पेंशन पे पैसा दिया जा रहा है, तरह तरह के सेंट्रलाइज्ड स्कीम है, उस सब्सिडीज हैं, डिफेंस सेक्टर पे 8% बजट का दिया गया है। तो इसके लिए हम लोग स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। तो देखिए, जो टोटल गवर्नमेंट को प्राप्त हो रहा है वो आप लोग देख सकते हैं 45,03,097 करोड़ रुपए प्राप्त होगा, अनुमानिता है 2022-23 के लिए, 23-24 के लिए। कुल प्राप्तियां कितनी होंगी? 45,03,097 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी। अब जरा कुल व्यय देखिए। अब यहाँ पर कुछ लोग उठेंगे और कमेंट बॉक्स में कहेंगे यार तुम मूर्ख मत बनाओ, कुल व्यय तो तुमको दिख ही रहा है कि 45,03,097 करोड़ रुपए तो व्यय भी कर रही है गवर्नमेंट। तो भैया यहीं पर आप थोड़ा देर ब्रेक लीजिए। ये 45,000 करोड़ रुपए आपका 45,03,097 करोड़ रुपए व्यय तो कर रही है, जितना कमा रहा है उतना व्यय तो कर रहा है, लेकिन ये व्यय हो कहाँ पर रहा है, इस पे जरा आप ध्यान दीजिए। तो देखिए, व्यय का भी एक ब्यौरा गवर्नमेंट पेश करती है कि हमारे पैसे जा कहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा राजस्व घाटा, यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट और प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, और राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। अब ये जो है आपका राजकोषीय घाटा, इस पे जरा ध्यान दीजिएगा। ये है 17,86,816 करोड़ रुपए है आपका राजकोषीय घाटा मित्रों, कम नहीं है दोस्तों। ये समझ रहे, 17 लाख करोड़ रुपए आपको राजकोषीय घाटा इस समय गवर्नमेंट का चल रहा है, जो कि 5.9% हमारी टोटल GDP का है। और IMF ने ये कह कर रखा है कि 3% से ज़्यादा राजकोषीय घाटा या फिजिकल डेफिसिट नहीं होना चाहिए, डेफिसिट नहीं होना चाहिए किसी भी डेवलपिंग नेशन का, लेकिन हमारा 5.9% है। हालांकि पिछली बार 6.4% था, थोड़ा सा कम हुआ है। 0.5% का डिक्रीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट के लिए आप ताली बजा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर इमेजिन करिए 17,86,816 करोड़ रुपए अभी भी राजकोषीय घाटा है। ये राजकोषीय घाटा मीन्स क्या है? जैसे हमने सपोज करिए अमेरिका से लोन लिया हमने, ठीक, अमेरिका से लोन लिया, अब अमेरिका को लोन हमने रीपे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लोन को रीपे कर रहे हैं, उसी के साथ उसको ब्याज भी देना पड़ रहा है। तो इन सब का जो खर्चा आ रहा है वो 17,86,816 करोड़ रुपए हैं। समझ रहे हैं? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 6.7, 6.4, 6.4, 5.9%, डिक्रीमेंट तो हो रहा है, लेकिन इसको और डिक्रीज करके हमको 3% से नीचे लाना है। तब हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज के जो और हम लोग ख्वाब देखें डेवलप्ड बनने के या कुछ भी बनने के, वो पूरा हो पाएगा। अदरवाइज इसमें भी दिक्कत आएगा। अभी जैसे जैसे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे कंट्री डिक्लाइन होगी और कंट्री क्या होगा, घाटे में जाएगी और हो सकता है बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया जाए IMF के द्वारा, जैसे कि श्रीलंका और पाकिस्तान के जो इस समय हालात है, वहाँ पर जो राजकोषीय घाटा है ना 50-60% को पार कर चुका है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राथमिक घाटा यानी प्राइमरी डेफिसिट्स, तो ये है 7,06,845 करोड़, 2.3%। तो अब देखिए, ये है आपका प्राइमरी घाटा, ठीक, ये है राजकोषीय घाटा 17 लाख करोड़ रुपए। 17 लाख करोड़ में सिर्फ 7 लाख करोड़ रुपए प्राइमरी डेफिसिट है, यानी प्राथमिक घाटा है। इसके अलावा जो पैसा बच रहा है 10 लाख करोड़ रुपए, वो 10 लाख करोड़ रुपए ही तो कहाँ जा रहा है, वो 10 लाख करोड़ रुपए लोन पे करने में जा रहा है मित्रों। लोन दिया जा रहा है लोगों को,
और ये पैसा जो हमने लोन लिया है उसका इंटरेस्ट पे करने में जा रहा है। तो इतना पैसा गया कहाँ आखिरकार, ये तो सवाल गवर्नमेंट से पूछा ही जाना चाहिए ना कि भैया 18 लाख करोड़ की आपने संपत्ति बेची, कोई दिक्कत नहीं, आप इस 18 लाख करोड़ की संपत्ति बेचकर 10 लाख खर्च कर रहे हैं, बहुत सही बात है। तो पैसा जा कहाँ रहा है? तो पैसा बेसिकली मित्रों जा ऐसे ऐसे जगह पर रहा है जिसके बारे में अभी हम आप लोगों को बताते हैं। तो उससे पहले देख लीजिए पैसा आ कहाँ से रहा है। तो जो हमारा पैसा आ रहा है, एक सपोज ये हम लोग 1 रुपया मान करके कैलकुलेशन किया जाता है कभी भी बजट सेशन में, समझे, 1 रुपया मान करके। थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए, और जूम आउट नहीं हो रहा है थोड़ा सा, आप देखिए। तो हम आपको इंग्लिश वाला ही दिखाते हैं पोर्शन मैक्सिमम। तो यहाँ पर देखिए, तो कॉरपोरेशन टैक्स है, कॉरपोरेशन टैक्स से समथिंग 15% रुपये आ रहा है। आयकर यानी इनकम टैक्स से भी 15%, ये इसको आप जितने भी है 15 है तो 15% है, 15% है। सीमा शुल्क कस्टम्स से 4% है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 7% आ रहा है। गुड्स एंड सर्विस तक जीएसटी से सबसे अधिक 17% पैसे आ रहे हैं अगर टैक्सेस के रूप में देखें। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि नॉन टैक्स रिसिप्ट से 6% आ रहा है, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट से 2% आ रहा है। और इसके अलावा जो सबसे मैक्सिमम पोर्शन है मित्रों, ये वाला पोर्शन, ये उधार लिया गया है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? बोरो कर रही है मनी। तो आप कहेंगे यार बोरो क्यों कर रही है, हम लोग तो जब से पैदा हुए हमें लोन लेना गलत बताया गया। तो यार लोन लेना गलत एक तरीके से बहुत गलत है, लेकिन सारी गवर्नमेंट इंक्लूडिंग अमेरिका से लेकर के सारी गवर्नमेंट ये चीज़ें लेती हैं। क्यों लेती हैं कि आप जस्ट एक इमेजिन करिए, आप एक इमेजिनेशन ये करिए कि आपके पास, थोड़ा सा हम आपको खाली स्लाइड पर लेकर चलते हैं और यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, सपोज करिए 100 रुपये हैं। आपको उम्मीद है कि आपके 6% रुपये बढ़ जाएंगे। 6% रुपये कितने बढ़ जाएंगे? 6% आपको इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि आपके पैसे कितने हो जाएंगे? 106 रुपये, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार उसका 6% नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार 5.9% है, अराउंड 5% हम मान लेते हैं। कितना है? 5% है। तो आपके ये पैसे बढ़ के हो गए 105 रुपये 1 साल के बाद। ठीक, यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है? किसी दूसरे कंट्री से लोन ले लेती है। सपोज 100 रुपये, क्या करती है? 100 रुपये लोन ले लेती है। तो इस 100 रुपये पर भी तो 5% मिलेगा। 100 रुपये पर भी तो 5% मिलेगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तो ये भी 105 हो गया। तो टोटल हमारे पास पैसा कितना है? 200 है, 200 है। और ये हमारा 210 रुपये आ गया हमारे पास। तो कहेंगे सर इसमें टैक्स तो ही पे करना पड़ेगा हमको, जो गवर्नमेंट ने लोन लिया है उस पर ब्याज भी देनी पड़ेगी। बिल्कुल ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन आपको हम बता देते हैं कि जो हमको जापान ने लोन दिया है वो 0.25 से लेकर के 0.5% तक पे लिया है। और ये IMF जो लोन देता है वो 1 से 2% पर देता है। ऐसे ही गवर्नमेंट लोन लेती है। तो अगर सपोज करिए यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट 2 रुपये है, 2% है, तो इसका 2% अगर हम लोग निकाल भी देते हैं, यानी कि हमारे पास 210 रुपये तो अभी भी कमाई हो रही है। इसमें से 100 रुपये तो हमको ये जो हमने पैसा लिया ये वापस करना पड़ेगा। तो अगर 100 रुपये हम वापस कर देते हैं तो 100 रुपये के बाद हमारा 200 जो था वो कितना बचा? 210 था, माइनस कर दिया 100, हमारे पास अभी भी 110 रुपये बचा है। हमने कितना सोचा था कि 105 होगा, 110 बच रहा है। सपोज करिए यहाँ पर हम लोग 3 रुपये टैक्स भी दे देते हैं, तो भी हमारे पास कितना बच रहा है? 107 बच रहा है। हमने सोचा कितना था कि हमारे पास बचेगा 105, हमारा 2 रुपये का तो और प्रॉफिट हो रहा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है? लोन बोरो करती है। ये जो 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है इसको गवर्नमेंट कहीं यूज करेगी, अपने प्राइवेट सेक्टर्स को लोन देगी, अपने यहाँ पर फ्री की स्कीम्स चलाएगी। तो ये फ्री की स्कीम्स है ना मित्रों, ये फ्री की स्कीम ही देश को बर्बाद कर रही है। सिंपल भाषा में समझिए। क्यों? क्योंकि अभी देखिएगा हम आपको खर्च कहाँ कहाँ कर रही है गवर्नमेंट, उसका हम आपको ब्यौरा दिखाते हैं। तो उसमें देखिएगा आपको खर्च में आपको अचंभा होगा कि एजुकेशन का जो बाद में आया उसको बहुत बाद में देखा जाए। पहले जो है आपकी सेंट्रलाइज्ड स्कीम्स देखिए। पहले तो ऊपर की बात करते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो ये देखिए, सेंट्रल सेक्टर्स स्कीम इंक्लूड एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस एंड सब्सिडी। जो हम सब्सिडी देते हैं इन सब का 17% रुपये खर्च हो रहा है। इसमें डिफेंस नहीं है ना, तो सब्सिडी है। डिफेंस का अलग से खर्चा है। भाई डिफेंस का तो करना जरूरी है, हम तो कह रहे हैं डिफेंस को बढ़ाओ, एजुकेशन को बढ़ाओ, साइंस टेक को बढ़ाओ, इन सब चीज़ों को बढ़ाओ। तो गवर्नमेंट जो सेंट्रलाइज स्कीम चला रही है इन पे 17% रुपये खर्च कर रही है।
और ब्याज अदायगी पर 20% रुपए खर्च कर रही है। जो लोन लिए हो दूसरे देशों से उस पर जब ब्याज देना पड़ रहा है तो इस पे 20% हमारी मुद्राएं चली जा रही है, 20%। इसके अलावा इधर देखा जाए तो कुछ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, जैसे उज्ज्वला योजना हो गई, किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, तरह तरह की योजनाएं होती हैं। बेसिकली कोई इसमें अपना अपना कोई सेंटीमेंट हर्ट नहीं करेगा। जो डेटा है मैं उसे आपको डिलीवर कर रहा हूँ। मैं किसी को भी नहीं कह रहा हूँ कि आप भाई गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा ले रहे हैं तो आप ये हैं वो है, नहीं, ये गवर्नमेंट दे रही है तो भाई फ़ायदा लेना हमारा दायित्व तो है। नहीं नहीं लोगे तो कहीं और पैसा चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा समझ ही रहे होंगे आप लोग। अन्य व्यय अदर एक्सपेंडिचर पे 8% रुपए खर्च हो रहा है। पेंशन 4% रुपए, पेंशन को ही गवर्नमेंट चाहती है कि रिड्यूस कर दे, क्योंकि देखिए अब सरकारी सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में पेंशन जो है ना वो सिर्फ सेना में मिलता था, उसे भी अग्निवीर ला करके गवर्नमेंट ने ख़त्म ही कर दिया है। अब पेंशन आप भूल जाइए, पेंशन आपको नहीं मिलेगा तो ये 4% अगली बार हो सकता है 2% पे आ जाए, हो सकता है 1% पर आ जाए, कुछ समय बाद ये खत्म हो जाएगा। करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, भाई जब राज्य आपको पैसा देगा तो राज्य से भी आपको, राज्य को आपको भी तो रिटर्न करना पड़ेगा। तो 18% रुपए स्टेट को गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ से थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं तो ये देखिए डिफेंस सेक्टर पर कितना खर्च होता है, 8% रुपए डिफेंस सेक्टर पर खर्च होता है, जो कि अराउंड 5.94 लाख करोड़ के अराउंड बैठता है, जो पिछली बार से ज़्यादा है। आर्थिक सहायता, ये जो अमाउंट है ना दोस्तों, ये 7% रुपये यहाँ पर खर्च होता है। आर्थिक सहायता पर, सहायता मतलब किसी को उज्ज्वला आयुष्मान कार्ड बन गया, ये सारे जो भी स्कीम्स की तरह फ़ायदा दी जाती है, कहीं पर कुछ भी फ़ायदा दिया जाता है, इन सब पे 7% रुपये खर्च हो रहा है। आप फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफ़र पर, कहीं पर आप लेन देन करते हो तो उस पर आपको ट्रांसफ़र चार्जेस लगते हैं, तो इन सब का जो भी है अदर सब वितरण मिला करके कितना है, 9% रुपये खर्च हो रहा है। तो मित्रों जो गवर्नमेंट का प्लान है कि इसको कम किया जाए, पेंशन का खर्च को कम किया जाए, और ब्याज अदायगी किसी तरह से गवर्नमेंट चाहती है कम हो जाए। डिफेंस सेक्टर तो भैया बढ़ाना ही पड़ेगा। डिफेंस सेक्टर को गवर्नमेंट ने कम करने के लिए स्कीम लाई है कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स, इन सब पर वर्क किया जाए। और आर्थिक सहायता तो भाई देखो डेवलपिंग रहेंगे, जब तक हमारे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी ही नहीं तब तक तो आर्थिक सहायता लोगों को देनी ही पड़ेगी। अब देखिए इसमें थोड़ी थोड़ी आपको जो हम पॉइंट बताना चाहते हैं, बेसिकली हमारा यहाँ मकसद किसी गवर्नमेंट या किसी का कोई वो नहीं, किसी को हेट नहीं देना था या किसी के बारे में सिर्फ बुराई ही करना नहीं था। आपको कुछ चीज़ें और बताते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पर आपने अभी तक पढ़ा कि कुछ कुछ चीज़ें कहाँ कहाँ पैसे जा रही हैं। अब देखिए जो टोटल चीज़ें हम आपको बता दें तो गवर्नमेंट ने 18 लाख करोड़, कितना, 18 लाख करोड़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अभी आप लोगों ने यहाँ पर देखा भी था ऊपर आपने कैपिटल रिसिप्ट्स, आपने यहाँ पर ये देखिए पूंजी प्राप्तियों में 18 लाख करोड़ रुपए आपने देखा था। और जो इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर इस साल गवर्नमेंट ने बताया है, जिस पे मैंने कहा यार ये तो गलत हो रहा है कि आप 18 लाख करोड़ रुपए कमा रहे हैं प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर की संपत्ति बेच कर या कुछ भी कर कर, इसमें से आप सिर्फ 10 लाख करोड़ रुपए दोबारा रीबिल्ड पे लगा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सारे आंकड़े करोड़ उसमें हैं भैया। जब 18 लाख की संपत्ति आप लोग डिप्लॉय कर दे रहे, बेच कर रहे, तो आगे आने वाली गवर्नमेंट्स के पास क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। और आगे आने वाले युवा क्या करेंगे? उनके पास, बेचारों के पास कुछ नहीं रहेगा, तो वो फिर क्या करेंगे? तो गवर्नमेंट की भी इसमें हम लोग ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इन सारे पैसों को किसी ना किसी तरह से सब्सिडी दे रही है, कहीं पर कुछ भी दे रही है। लेकिन यार ये जो फ्री की स्कीम्स, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि फ्री की स्कीम्स ही देश को बर्बाद कर रहा है। अब देखिए ये जो पैसा होता है ना भाई, ये जो पैसा है हमारा, इनको इनसे मिला हुआ पैसा, इसको रीबिल्ड करने पर लगाना चाहिए गवर्नमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर, इंडस्ट्रीज को डेवलप करने पर, जिससे क्या हो कि इससे रिटर्न तो आए कम से कम। अब 18 लाख करोड़ रुपए आपने संपत्ति बेची और 10 लाख करोड़ रुपए उस पर लगाया, तो क्या आपको 8 लाख करोड़ का तो सीधे सीधे लॉस हो रहा है। ये 8 लाख करोड़ जा कहाँ रहा है? तो 8 लाख करोड़ गवर्नमेंट किसी को डायरेक्ट फंड नहीं देती है, समझे। एमएसएमई सेक्टर में लगा रहे हैं, हो बहुत सारी जगह पर लगाया जा रहा है, कुछ स्कीम्स में बांटी जा रहे हैं, फ्री में बांटे जा रहे हैं, राशन लिए, राशन दिए, राशन। अरे यार देश की जनता को, गवर्नमेंट से विनम्र निवेदन है, देश की जनता को फ्री कल्चर से निभाने के लिए सारी जितनी भी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो आम आदमी पार्टी, बेसिकली आम आदमी पार्टी ने तो मुझे उनकी सारी स्कीम बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो फ्री वाली स्कीम है ना, सब जो पानी फ्री, बिजली फ्री, ये सब फ्री, अरे यार इससे बढ़िया कह दो ना घर में बैठो और खाओ जो मर्जी आए। तो ये सब चीज़ें बंद करो, और ये सारी गवर्नमेंट्स में है। आप देखिए कहीं पर भी इलेक्शन होता है तो पहला अनाउंसमेंट क्या होता है? किसानों का लोन माफ़ कर देंगे। अरे भाई किसानों का लोन क्यों माफ़ कर रहे हो?
किसानों की आमदनी इंक्रीज करो ना, ऐसा कुछ टेक्निक लगाओ ना कि आमदनी इंक्रीज हो जाए। किसानों पर खर्च भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और देखिएगा किसानों पर खर्च को इंक्रीज किया है गवर्नमेंट ने, लेकिन उस कदर नहीं किया है। क्यों क्यों गवर्नमेंट किसानों का कर्ज माफ कर रही है? लेकिन इसके लिए आप हम लोग की भी थोड़ी सी गलती है। हम लोग की गलती ये क्या है ना, गवर्नमेंट ने एक बहुत बढ़िया खाका बनाकर कृषि कानून लाया था, जिससे गलत तरीके से, पॉलिटिकल तरीकों से कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं उसके गलत हो, लेकिन सारे पॉइंट्स उसके गलत नहीं थे। अगर वो कृषि कानून इम्प्लीमेंट हो गया रहता ना, तो बहुत प्रॉफिट होता है किसानों का। लेकिन खैर वो एक अलग टॉपिक है, उसमें कई सारी चीज़ें गलत थी, लेकिन उसको पॉलिटिकल वे से पूरी तरह से नकार दिया गया ना, वो कहीं ना कहीं हमारे किसानों को अगेन 25 साल पीछे ले गया। कई सारी चीज़ें गलत थी, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइज कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, इन सबको चेंज कराया जा सकता था। लेकिन वहाँ पर जा करके बैठ गए, धरना दे दो, ये कर दो। धरना दिए तो क्या फ़ायदा हुआ तुमको? तुमको तो यार पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे थे तुम लोग, किसान भाइयों का हमारे फ़ायदा। देखिए बड़े बड़े किसान ही वहाँ पर धरना दे रहे थे, ये बात तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। क्यों धरना दे रहे थे? क्योंकि आप एक देश में हमारे एक वर्ग जो है, एक वर्ग है, उनको खुश नहीं कर सकते हम लोग। एक वर्ग ऐसा है ना, और किसानों में भी एक वर्ग, आप अगर हमारी पूरी कंट्री को देखेंगे, एक वर्ग ऐसा है जिसके पास खूब पैसा है, जो हमारे यूपी के एकदम मिडिल पश्चिमी यूपी के हैं, या उत्तर प्रदेश के बाहर जाएंगे, पंजाब के हो गए, हरियाणा, क्योंकि यहाँ पे किसानों के पास देखेंगे, आपके पास इनके पास गाड़ी भी है, बंगला भी है, और बड़े बड़े घर भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, होनी भी चाहिए सारी सारी किसानों के पास, इनसे हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन आप इसी के अलावा बिहार के किसानों की हालात देखिए, महाराष्ट्र के किसानों की हालात देखिए, तो वहाँ पर क्या है, आप उत्तर प्रदेश में ही आप आ जाइए पूर्वांचल की तरफ, किसानों की पर कैपिटा इनकम 2500 रुपये भी नहीं है, 2500 से भी कम है भैया। और क्या उस कृषि कानून का जो प्रॉफिट लिया जा सकता था, किस तरीके से कि इंडस्ट्रियों को लगवाया जा सकता था, पर वहाँ पर किसानों से डायरेक्ट उनसे सामान खरीद के उनको स्पेशल पेमेंट देती। अगर प्राइवेट सेक्टर में आएगा तो कंपटीशन रहेगा, प्राइस इंक्रीमेंट होता, किसानों का फ़ायदा होता। लेकिन खैर जो हुआ वो हुआ। ये पंजाब और यहाँ पर है, पंजाब हरियाणा पश्चिमी यूपी में यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां ऑलरेडी स्टेबल हैं, लेकिन उन लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत है यार, सारी चीज़ें नहीं गलत थी और सारी चीज़ें सही भी नहीं रहती हैं। तो इसीलिए मेरा कहीं ना कहीं लगता है कि कृषि कानून को कुछ पॉइंट्स को तो इम्प्लीमेंट कराना चाहिए था। खैर जो हुआ सो हुआ। अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए स्नेह एजुकेशन वाला। इस वीडियो का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स की, वो आज ही आ जाएगा, और उसके बाद इसके एक पार्ट और आएगा जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे किस सेक्टर को कितना पैसा गया। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए स्नेह एजुकेशन वाला। किसी का भी सेंटीमेंट हर्ट हुआ हो तो पहले ही सॉरी। जय हिंद, जय भारत।